सर, इतने दिन का जो ये चला खींचतान चली, क्या अनुभव रहा आपका इन दिनों का? हम सभी लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है, उन मुद्दों का और उन इश्यूज़ का निराकरण करने का भरोसा कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा ने दिया है। और हम लोगों ने कहा कि सरकार के निर्माण में जिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपना खून पसीना बहाया है, उनको वो जगह, वो मान सम्मान और वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और सरकार में जो हम लोग जनता के वादे पूरे करने का जो हमने भरोसा जनता को दिया है, उसको पूरा करने की दिशा में जिस गति से हमें काम करना चाहिए, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी और समय सीमा बांधकर सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन कांग्रेस अध्यक्ष के माध्यम से मिला है, उसकी मुझे प्रसन्नता है। और हम लोगों ने शुरू से कहा कि जो साथी हमारे साथ इन बातों को उठा रहे थे, वो कोई ऐसे लोग नहीं जिनको जानते नहीं हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ जेल काटी हो उस समय में, 6 बार के 7 बार के विधायक हों, पूर्व स्पीकर हों, पूर्व सीएलपी लीडर हों, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हों, तो इन सब ने अलग अलग इतने सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी बात रखने के लिए आए। और किसी के काम करने के तरीके में अगर कोई तब्दीली करना चाहे या कोई अपना व्यू देना चाहे, तो वो देश विरोधी, पार्टी विरोधी या गैर कानूनी नहीं हो सकता है। कांग्रेस में इतना लोकतंत्र है कि अपनी बात को हम रखें। और जिस दिन हम लोगों को ये देशद्रोह के आरोप में नोटिस मिला था, उस दिन बहुत आहत हुए हम सब लोग, मैं भी, मेरे साथी भी, क्योंकि मैं उस समय प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था। तो वो नोटिस इशू करना एक बहुत पेनफुल था हम लोगों के लिए। उस बात को हमने कांग्रेस पार्टी तक लेकर आए दिल्ली में। उसके तुरंत बाद अनेक घटनाक्रम सामने आए, पद से हटा देना, केसेस कर देना, नोटिस कर देना। तो लगातार इस प्रकार का फिर कोर्ट कचहरी में हम लोग जाना पड़ा सदस्यता को बचाने के लिए। तो सारा जो घटनाक्रम हुआ वो हमने तो कल्पना नहीं करी थी इस प्रकार होगा। और हमने शुरू से कहा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं और किसी और दल में जाने की बात ही नहीं है। और जब किसी विधायक ने, किसी साथी ने, मैंने इस प्रकार की बात ना कही, ना सोची, ना प्रदर्शित करी, तो नाना प्रकार की अफवाहें उड़ाकर एक तरह से माहौल निर्मित किया गया जो नकारात्मक माहौल था। और आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। सर, कई तरह के शब्द बाण भी आपने झेले इस समय। आपकी कार्य प्रणाली को लेकर ये कह दिया गया कि लड़ाते थे, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए, क्या उनसे चोट नहीं पहुंची आपको? मैं भी इंसान हूँ और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, वो उससे पीड़ा भी हुई, ठेस भी लगी, बुरा भी लगा। मैंने कहा, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इस प्रकार की भाषा का, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उसको मुझे घूट पीकर सहन करना बेहतर है, बजाय इसके मैं इसमें रिस्पॉन्ड करूँ, रिएक्ट करूँ। क्योंकि मान मर्यादा, संयम, विनम्रता, राजनीति में इसकी बहुत वैल्यू होती है। और कटाक्ष कर देना या अपशब्द बोल देना, आरोप लगा देना, व्यक्तिगत कुछ बात बोल देना, उसको मैं समझता हूँ एक बहुत गलत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे नई पीढ़ी के सामने। इसलिए मैंने बहुत धैर्य रखकर उन सब बातों को सुना और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो शालीनता और लक्ष्मण रेखा को पार ना करने का मैंने जो बीड़ा उठाया पिछले 20 साल में, उस पर मैं कायम रहूँगा। मैं व्यक्तिगत इशू पे कभी गया ही नहीं। मैंने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, मुद्दों का लिया। और बहुत कुछ कहा गया बहुत से साथियों के माध्यम से, और कुछ ऐसे शब्द किन्हीं ऐसे लोगों ने बोले जो बहुत जिम्मेदार पदों पर हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। मैंने उसको सुनकर उसको पी लिया, उसमें कुछ मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन दुख और पीड़ा निश्चित रूप से हुई। सर, एक धारा है 124A, जिसको कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में उसको हटाने का वादा जनता से किया था। भाई ये वही धारा उप मुख्यमंत्री पे लग ये गई। सभी इश्यूज़ को लेकर हम दिल्ली आए थे ना, आलकमान से बात करने के लिए। और मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं जब 1.5 साल से बात नहीं करी, तो फिर कैसे काम हो सकता है? क्योंकि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था विपक्ष में, तब मैं परिवार का मुखिया था। मेरी जिम्मेदारी थी, उम्र कोई भी हो किसी की, लेकिन सबको साथ लेकर चलना, सबको जो उस टाइम भी अलग अलग सोच थी, अलग अलग लोग काम करने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी एक मुखिया के तहत कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुखिया हूँ। कोई मेरे से उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, लेकिन मुझे सबको साथ रखना है। और उस टाइम एक चुनौती थी, मैंने उसको पुरजोर निभाया। सरकार बनी उस समय, राहुल गांधी जी ने उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमने निर्णय उन पर छोड़ा था कौन विधायक दल का नेता बनेगा। और उस समय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी रहेंगे और मुझे उप मुख्यमंत्री बनकर काम करना है।
उस वक्त भी मैंने उनको कहा था कि बेहतर रहेगा मैं संगठन में काम करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बनकर ही काम करना है। ये इन्होंने बहुत जोर देकर कहा। मैंने उस काम को, उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जब काम करने की कोई जैसे मैंने कहा, जैसे हम लोग परफॉर्म करना चाहें वर्कर्स की बात को, एमएलएस की बात को, और आज जो सुनवाई हो रही है एमएलएस की, जो सुनने में आ रहा है कि होटलों से बैठे हुए सबके काम हो रहे हैं, मुझे तो खुशी है। हमें लड़ाई इस बात की थी कि भाई काम हुआ करें, अब किसी भी होटल में हो, कहाँ भी हो, लेकिन काम तो जो अखबार में पढ़ रहा हूँ मैं, सभी विधायकों के अधिक काम हो रहे हैं। ये संघर्ष था कि भाई लोगों के काम हो और एक खुलेपन से, पारदर्शी तरीके से, अच्छे वातावरण में लोगों के निराकरण हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन जब 1.5 साल तक हमने काम भी किया, लेकिन जब नोटिस मिले, जब इस प्रकार की एक्शन लिए गए, अब सीएलपी की मीटिंग पिछले 1.5 साल में शायद 2-3 बार हुई थी। अब पिछले 15 दिन में बताते हैं 7 या 8 मीटिंग हो गई। तो ये सब दिखाता है कि हम तो यहाँ दिल्ली कोई मुद्दा लेकर आए थे, उसका निराकरण हो, उससे पहले बहुत सारे कदम जयपुर से उठे, फिर लगातार बात आगे बढ़ती गई। सर, इस पूरे प्रकरण में आपको क्या ये लगता है कि आपके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश की गई? देखिए, साजिश वाजिश राजनीति में मैं समझता हूँ माने नहीं रखते। हम लोग तो स्टैंड लिए हैं, और जब जब मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया। बहुत सारे आरोप लगे ना, मैंने कहा कोई उंगली उठा रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, लेकिन आज जब स्थिति स्पष्ट हुई है, सच्चाई सबके सामने आ गई है, सारे आरोप निराधार लगाए गए हैं। और हम लोग पहले दिन मैंने कहा 10 या 11 जुलाई को मैंने कहा हम कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं और पार्टी में रहकर अपनी बात को रख रहे हैं। उसके बावजूद भी कोशिश की गई, बहुत सारी बातें बोली, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छा लगा कि अध्यक्षाचार्य जी ने कमेटी बना दी है, और कुछ बदलाव बहुत जल्द मुझे लगता है होने वाले हैं। उससे दोनों को ताकत मिलेगी, सरकार को भी, संगठन को भी। सर, प्रदेश में एक तबका कह रहा है कि सचिन पायलट को अब राजस्थान की राजनीति से अलग कर दिया जाएगा और वो दिल्ली में केंद्रीय राजनीति करेंगे। क्या सचिन पायलट राजस्थान में ही रहेंगे? इसको लेकर देखिए, मेरी कर्मभूमि राजस्थान है और रहेगी, और दुनिया की कोई ताकत मुझे वहाँ से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन जो जो जिम्मेदारी मुझे, पहले मैं केंद्र का मंत्री था, लोकसभा का सांसद था, लेकिन आज जो कुछ भी मैं हूँ राजस्थान की मिट्टी की वजह से हूँ। राजस्थान की जनता का जो आशीर्वाद मिला उसकी वजह से आज मेरी आवाज़ में बुलंदी है। तो ये रिश्ता तो अटूट है, और ये जीवन के आखिरी सांस तक रिश्ता बना रहेगा। जिम्मेदारी जो पार्टी देगी, मैंने पार्टी से कुछ मांगा नहीं है। मैंने सिर्फ हमारे साथी विधायकों पर कोई दुर्भावना से काम ना हो, उनके खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स ना हो, और उन्होंने जो बातें रखी हैं उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करेगी तो पार्टी को आगे मजबूती मिलेगी। ये बातें मैंने रखी हैं, इश्यूज़ को सेटल किया जाए। और मैंने अपने लिए कुछ ना पद मांगा है पहले, ना मैं आज मांग रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ और रहूँगा। मैं विधायक हूँ कांग्रेस का, टोंक का, उस प्रदेश की जनता की सेवा क्षेत्र की मैं सेवा करता रहूँगा। पद आनी जानी चीज़ है विवेक, और लोकतंत्र में कोई किसी पद पे जीवन भर के लिए नहीं बैठता है, लेकिन जनता के, लोगों के दिल और दिमाग में अपनी कोई अमिट छाप छोड़ जाए या कोई जगह बना जाए, वो जीवन की कामयाबी होती है। इसलिए पद ठीक है, हर व्यक्ति को जो राजनीति में उसको पद चाहिए होता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पब्लिक का विश्वास अटूट रहे, इस दिशा में मुझे काम करना है। बहुत जिम्मेदारियाँ और बहुत विश्वास के साथ लोगों ने सरकार बनवाई है, चुनाव लड़वा के हमको जितवाया है। हम 21 सीटों पर सिमट गए थे 2013 में, वहाँ से कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं। जेलों में गए, लाठियाँ खाई, पदयात्राएँ की, धरने दिए, घेराव किया, तमाम यातनाएँ सही, खून पसीना बहा, धूप सर्दी गर्मी, सब प्रदेश के सब लोगों ने मिलकर काम किया, तब सरकार बनी है ना। तो सरकार बनने के बाद उम्मीदें लोगों की होती हैं, वर्कर्स की होती हैं, वो कैसे पूरा हों। जो वादे किए, राहुल जी ने कहा कि हम कर्जा माफ़ी करा देंगे, वो कैसे पूरा हो, इन सब इशू को लेकर हमने अपनी बात रखी पार्टी के सामने। एक आखिरी सवाल सर, वर्ष 2013 में जब आपको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी मिली, जयपुर आप पहुंचे और शायद 200 से 300 कार्यकर्ता ही उस समय जुटे थे। कांग्रेस 21 पे सिमट चुकी थी। उस समय से 2018 तक का वक्त और उस समय में जो साथ आपके संघर्ष किए लोग, क्या उनको उचित सम्मान पार्टी में मिलेगा? लड़ाई इस बात की है, संघर्ष इस बात का है कि जिनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए उनको पर्याप्त नहीं मिल रही थी, और भविष्य में मिले तो भी 3 साल बचे हैं सरकार के, इस कार्यकाल में पूरा हो। और जो इश्यूज़ करप्शन के थे, जो इशू किसानों के हमने विपक्ष में उठाए, उनको सत्ता में आकर हम कैसे भूल सकते हैं? तो वो इश्यूज़ कैसे लागू हों, और एक बजाय सीमित दायरे से बाहर निकलकर सरकार काम करे, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से करे और सबको साथ लेकर चलें।
और जब जब पहले सरकार कांग्रेस की बनी है हम दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो ये सुनिश्चित किया जाए इस बार कि वो रिपीट ना हो और हम दोबारा 3 साल बाद सरकार बना पाएँ। शुक्रिया। बेशक।